नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। क्या इस देश की सरकार को ये इस बात की इजाजत है कि वो किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी बिना किसी निर्देश के, बिना किसी नियमों के पालन करके कर ले? उसके बारे में प्रोपोगंडा फैलाया जाए? कम से कम न्यूज क्लिक के मामले में ये किया गया। उनके संपादक प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज एक बड़ी पहल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया अवैध थी, गलत थी, तुरंत रिहा किया जाए। बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रक्रिया गलत थी, अवैध थी, तो इतने सालों तक एक पत्रकार को जेल में रखा गया, उसकी माफी क्या सरकार मांगेगी? क्या प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे कि एक संस्था के एक पत्रकार को इस तरह गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया? क्या देश में यह परपाटी ही चल गई है कि जो सरकार से सवाल करेगा, जो सरकार की आंख में आंख डाल के बात करेगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसकी जांचें कराई जाएंगी, उसको प्रताड़ित किया जाएगा? कम से कम न्यूज क्लिक के मामले में ऐसा हुआ। एक साहब जो अमेरिका में बैठते थे, शंघाई में जिनका दफ्तर था, कहा गया वो सिंघम साहब फंडिंग कर रहे हैं, भारत में अराजकता फैला रहे हैं। और न्यूज क्लिक के लोग कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। वो किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं, वो शाहीन कांड कवर कर रहे हैं, वो वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या किसान आंदोलन कवर करना गुनाह है? क्या देशद्रोह है? क्या शाहीन बाग को समर्थन करना देशद्रोह है? अगर किसान आंदोलन और शाहीन बाग को कवर करना देशद्रोह है, तो मैं इस आंदोलन को फिर कवर करने को तैयार हूं। ईश्वर ना करे कि इस देश में फिर कोई ऐसा आंदोलन खड़ा हो। लेकिन क्या जो जन भावनाओं में आंदोलन हो रहे हैं वो पत्रकार कवर नहीं करेंगे? कहा गया कि न्यूज क्लिक ने वैक्सीन पर दुष्प्रचार किया। कौन सी वैक्सीन? अब तो साबित हो गया है कि सरकार ने करोड़ों रुपए डोनेशन के रूप में लिया। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पता चलाया कि जो 80 करोड़ लोगों को कोविशील्ड लगवाई गई, उसके कोविशील्ड की कंपनी ने माना कि उसके वैक्सीन में गलती थी। देश के लोग गिर रहे हैं, मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा है, जिम में गिरे मर गए, सड़क पे चलते चलते मर गए, डांस कर रहे हैं मर गए। कौन गुनहगार है? एक बच्ची के पिता ने, जिसको कोविशील्ड लगी थी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया, कहा कि गुनहगारों को सजा मिले। क्या वो लोग वापस आ जाएंगे? सरकार ने, प्रधानमंत्री ने वो वैक्सीन वाले के साथ फोटो खिंचाया और कहा मोदी हैं तो मुमकिन है। थैंक यू मोदी जी, 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए। अरे हम सब छोटे थे, हमारे यहाँ पे आपको एक छोटा सा निशान बना होगा, सबके वैक्सीन लगती थी, कभी सरकार ने थैंक यू नहीं कहलवाया। वो वैक्सीन भी फ्री में लगी थी। लेकिन अगर उस समय न्यूज क्लिक ने वैक्सीन पर सवाल उठा दिए, जल्दबाजी पे सवाल उठा दिए, तो वो देशद्रोह है। और आज ये साबित हो गया वैक्सीन में गलती थी। प्रवीर पुरकायस्थ की जमानत पर तत्काल रिहा करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताने के लिए एक बड़ी बड़ी खुशी है मीडिया जगत में, कम से कम, कि सरकार को ये समझ आना चाहिए कि इस तरह किसी पत्रकार को नियमों का, प्रक्रिया का गलत तरीके से पालन करते हुए और गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। एक बहुत शानदार पत्रकार है देश के, अभिसार शर्मा। क्या क्या नहीं किया गया? उनकी पत्नी इनकम टैक्स में अफसर हैं, उनको प्रताड़ित किया गया, 14 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का जुर्माना लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, गलत तरीके से लगाया गया, खारिज कर दिया गया। अवसार शर्मा के घर पे दर्जनों पुलिस वाले पहुंचे, ईडी ने उनसे घंटों पूछताछ करी। गुनाह किए इसलिए कि न्यूज क्लिक में आप शो करते थे। मेरा बड़ा सवाल, जिस सिंघम पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या भारत सरकार ने उसको आतंकियों की लिस्ट में रखा? क्या भारत सरकार ने उसको संदिग्धों की सूची में रखा? क्या भारत सरकार ने कहा कि सिंघम से रिश्ता रखना गलत है? अगर आज मैं सिंघम से रिश्ता रखूं, सरकार कहने लगे ये गलत है, तो सरकार मुझे बताए तो कौन कौन संदिग्ध हैं। और जब खुल गया अगर सिंघम चीन के लिए काम कर रहा है, तो सरकार क्यों झिझक रही है? सिंघम को आतंकवादियों वालों की लिस्ट में क्यों नहीं डाला जा रहा? केवल सरकार कहती इसलिए है कि उसके भक्त लेकर एक दौड़ लगा जाएं और फिर ऐसे लोगों को बदनाम करें, उन्हें परेशान करें, उन पे फफ्तियां कसें। ऐसे बहादुर पत्रकार अभिसार शर्मा आज मेरे साथ है। मैं सीधा चलता हूं उनके पास। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अभिसार शर्मा की बेबाक बातचीत करिए। एक बहादुर पत्रकार जो डंके की चोट पे सच कहता है, इसीलिए देश उसका दीवाना है। चलते हैं अभिसार के पास। बहुत बहुत स्वागत है अभिसार जी। और आज एक बहुत बड़ी राहत मिली है किसी भी इंसान पे, उसके परिवार पे, उसके बच्चों पर जो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव होता है, वो सब आपने झेला, आपके परिवार ने झेला और लंबे समय से झेल रहे हैं। और आपका कसूर सिर्फ इतना है कि आप सच दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन न्यूज क्लिक के मामले में जो जो आरोप लगाए गए और जो सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया गया, वो दिल दहलाने वाला था।
लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और गिरफ्तारी को पूरी तरह अवैध बताया है। तो पहली प्रतिक्रिया जब ये आपको आज फैसला आया, कैसा लगा? वो दर्द आपके सामने फिर याद आया आपको? कैसे पुलिस आपके घर में घुसी थी, कैसे 24 घंटे तक आपको टॉर्चर करती रही थी? क्या लगा उस फैसले के बाद आपको? नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं, फैसले में यह सुनाया गया है कि प्रबीर पुरकायस्थ, जो कि न्यूज क्लिक के संपादक हैं, उनकी जो गिरफ्तारी थी उसमें दिशा निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है, उसको पालन नहीं किया गया है। अदालत ने हालांकि कहा है कि हम अभी मामले के मेरिट्स में नहीं घुसेंगे, तथ्य क्या है उसकी हम बात नहीं करने वाले हैं। आपको याद होगा 3 अक्टूबर को बहुत बड़े पैमाने पर देश भर में रेड्स मारे गए थे। मुझे 3 दिनों तक लगातार जो है दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर सेल में बुलाया गया था। मेरे अलावा न्यूज क्लिक से जुड़े कई लोगों को जो है दिल्ली पुलिस ने बुलाया था, घर पहुंचे थे, घर में पूछताछ किया था, उसके बाद ले भी गए थे। और उसी का परिणाम था कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती जो कि HR प्रमुख थे न्यूज क्लिक के, उन्हें आतंकवाद की धाराओं के अंतर्गत संजय गिरफ्तार कर लिया गया था। आतंकवाद की धाराओं, और आप भी जानते हैं UAPA वो धाराएं हैं जिसमें बेल मिलना नामुमकिन होता है। सिद्दीक कप्पन का मिसाल आपके सामने है। वो हाथरस पहुंचे भी नहीं थे, उन पर UAPA की धाराएं लगा दी गई और फिर वो 2 साल तक जेल में रहे। और UAPA के लगाने का मकसद ये होता है कि भाई अदालतें भी फिर छूने से डरती हैं। और आज अदालत ने कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ के मामले में आपने जो पूरी रणनीति अपनाई, जो पूरा आपका अंदाज़े बयां था, आपने नियमों की धज्जियां उड़ाई। मैं मानता हूं कि अभी मामले के तथ्य में नहीं घुसे हैं, मगर अगर आप चार्जशीट को देखें संजय, जो चार्जशीट फाइल की गई है 8000 पन्नों की, ऐसा लगता है कोई व्यक्ति मनोहर कहानियां पढ़ता है। मतलब आप क्या सोचते हैं कि प्रबीर पुरकायस्थ दफ्तर में बैठे हुए हैं और अचानक उनके दफ्तर के अंदर कश्मीरी आतंकवादी घुसते हैं और वो कहते हैं ये लो करोड़ों रुपए और जाके अराजकता मचा दो। ये मतलब क्या है यार, ये मजाक है। हालांकि मैं इस बात स्पष्ट कर दूं, आपने कहा 24 घंटे टॉर्चर। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिल्ली पुलिस के जो लोग मेरे घर आए थे और 3 दिन तक जो पड़ताल की, वो लोग लगातार पूछताछ करते रहे। और देखिए, वो प्रोसेस ही पनिशमेंट होता है। मगर मैं स्पष्ट कर दूं, ना मेरे साथ ना किसी और के साथ उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई बदतमीजी नहीं की। मगर हां, पूछते गए, सवाल पूछते गए, और हम सब जानते हैं वो सवाल कहां से आ रहे हैं। उसका मकसद यही था संजय कि ग्राउंड रिपोर्टिंग को क्रिमिनलाइज किया जाए। आप किसान आंदोलन ना करने कवर जाएं, आप शाहीन बाग ना जाएं, आप मुद्दों को कवर ना करें, और अगर आप JNU में कुछ हो रहा है आप वो ना करें, क्योंकि अगर आप JNU गए तो वो देश के साथ गद्दारी है, किसान आंदोलन कर रहे हो देश के साथ गद्दारी है। तो ये तमाम चीजें क्यों न्यूज क्लिक और न्यूज क्लिक के जरिए मेरे कार्यक्रम किसानों की आवाज बने, वंचितों की आवाज बने, शाहीन बाग की मां बहनों को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा था उनकी आवाज बने। तो इन तमाम चीजों के चलते न्यूज क्लिक पर दबिश डाली गई और इसके 2 चरण थे। पहले ED के जरिए रेड मारी गई, वो 2021 फरवरी में हुआ था, किसान आंदोलन के ठीक बाद, और 3 साल हो गए हैं संजय, आज तक चार्जशीट नहीं। और फिर दूसरा जो उसका फेज है जहां आतंकवाद की धारा, 3 साल में भी चार्जशीट नहीं है। 3 साल हो चुके हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आपके दर्शकों को जाननी चाहिए। न्यूज क्लिक पर जो रेड मारी गई थी 2021 में ED द्वारा, फंडिंग को लेकर थी। और क्या आप जानते हैं, और शायद आपके दर्शक ना जानते हो, जैसे मैंने बताया, किसान आंदोलन के ठीक बाद रेड मारी जाती है, और किसान आंदोलन में न्यूज क्लिक जो है वो आवाज बना था, उसे बहुत ट्रैक्शन मिल रहा था। मेरे कार्यक्रम YouTube पर बहुत पैमाने पर देखे जा रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में। मगर दिलचस्प बात यह है संजय कि ये जो न्यूज क्लिक की फंडिंग थी उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर 3 साल पहले यानी 2018 में लग गई थी। आप 3 साल तक किस बात की कुंभकर्ण नींद सो रहे थे? 3 साल तक आपको ये देशद्रोह नहीं दिखाई दिया? मनी लॉन्ड्रिंग, फंडिंग, ये सब आरोप लगते थे उस समय कि मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया है। ये कहा गया था मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया है। तो ये जो रिजर्व बैंक की मोहर के बाद 3 साल तक चार्जशीट ना लगना, इस बात का बताता है कि अब बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है, इसीलिए चार्जशीट नहीं लगा रहे हैं वो, आपको लगता है? बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं भाई। जिस फंडिंग पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लग चुकी है,
और जिस फंडिंग को लेकर आप आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि चाइनीज पैसा नहीं आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल आता है, अब देखिए विश्वसनीयता क्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल आता है, अच्छा उस आर्टिकल में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है चाइनीज पैसा। मैं चुनौती देता हूं उस आर्टिकल में, बताइए कहां चाइनीज पैसा है। अच्छा वो आर्टिकल भी बहुत ही आधा अधूरा आर्टिकल है। वो आर्टिकल बात करता है नेविल रॉय सिंघम ने पैसा दिया न्यूज क्लिक को, मगर मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। नेविल रॉय सिंघम का एक बयान था, उनके वकील जेसन फेचर का बयान था कि ये जो पैसा हमने न्यूज क्लिक को दिया वो पैसा कहां से आया। उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारा एक आईटी फर्म है जिसका नाम है थॉटवर्क्स, वो आईटी फर्म बेचा गया एक ब्रितानी फर्म को, और उससे जो पैसा आया वो न्यूज क्लिक को गया। अब इसमें चाइनीज पैसा कहां पर है। और सबसे बड़ी बात, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये मुद्दा क्यों नहीं डाला, क्योंकि आप जैसे ही ये मुद्दा डालते हैं तो चाइनीज फंडिंग का जो सारी थ्योरी है वो धराशायी हो जाती है। ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स बताए कि आधी अधूरी जानकारी क्यों दी उन्हें अपने दर्शकों को, क्योंकि उसके बाद ही उन्होंने दबिश डाली। बिल्कुल अफसर जी, क्या आपकी जानकारी में है, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है, कि क्या सिंघम को जिसके ऊपर इतने आरोप लगे हैं, क्या सरकार ने उसको ब्लैक लिस्ट में डाला, उसको आतंकवादी वाली लिस्ट में डाला, उससे कहा कि ये ऐसा क्यों किया गया। सिंघम तो मेरे ख्याल से किसी भी भारत सरकार ने उस पर सवाल खड़े नहीं किए। बिल्कुल नहीं है, वो कोई वांछितों की लिस्ट में नहीं है, अपराधियों की लिस्ट में नहीं है। आपने यूएपीए लगा दिया उस शख्स पर जो इमरजेंसी के दौरान भी जेल में था, जो हमेशा, देखिए प्रबीर पुरकायस्थ एक वामपंथी है, एक लेफ्टिस्ट है। क्या इस देश में लेफ्टिस्ट होना गुनाह है? अरे मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूं भाई, मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूं। मैं उनके साथ उनके प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बना रहा था, मैं तो लेफ्टिस्ट नहीं हूं। और अगर तो क्या वामपंथी होना गुनाह है? होते भी, अब मैं लेफ्टिस्ट होता तो क्या वामपंथी होना कोई गुनाह थोड़ी ना। वामपंथ एक विचारधारा, एक पार्टी है, एक सीपीआई एम सीपीआई, क्या ये पार्टियां नहीं है? ये वामपंथ विचारधारा से चलती पार्टियां हैं देश में। वामपंथी पार्टियों को भी राइट है। वामपंथी कोई पाकिस्तानी या चाइनीज नहीं है जिन पे आप आरोप लगाते। एक आरोप और था उस समय में कि साहब आपने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा दुष्प्रचार किया। अब तो भारत सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं बची, मोदी सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं बची। कोविड शीट वाली फैक्ट्री, आपने वैक्सीन से करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा ले लिया। अब इस समय 80 करोड़, थैंक यू मोदी जी, आपने वैक्सीन लगवाई, थैंक यू मोदी जी, वैक्सीन लगाई, आपने अभियान चला दिया। अब अगर डर नहीं था तो वैक्सीन से फोटो क्यों उठा लिया मोदी जी ने? और तो साबित हो गया कि कोविड शीट के साइड इफेक्ट्स हैं, लोग गिर पड़ रहे हैं, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, तो आप डर गए। लेकिन आपके ऊपर आरोप कि आपने वैक्सीन को लेकर देश को गुमराह किया। संजय, मैं चार्जशीट का जिक्र करना चाहूंगा, चूंकि आपने कहा चार्जशीट में यही लिखा हुआ है कि न्यूज क्लिक ने वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार किया और उसके जरिए देश के खिलाफ साजिश है। जो चार्जशीट में लिखा हुआ है मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। यह कहा गया है कि ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क, जिसके प्रबीर पुरकायस्थ सदस्य हैं, उन्होंने भारत सरकार की जो कोशिश है कोविड वैक्सीन को लेकर उसे अंडरमाइन किया, उसे कमतर किया, उसके खिलाफ साजिश रची। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क है, इसका वजूद 1988 का है, और इस नेटवर्क का, इसकी कोशिशें यही रहती हैं कि भाई जो सरकार में अगर कोई गलत काम करे तो आप उन्हें कटघरे में रखें। और कोविड वैक्सीन को लेकर सरकार ने जो जल्दबाजी की उसको लेकर वो बात अपनी रखते रहते हैं। मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं, कोविड वैक्सीन को लेकर एस्ट्राजेनेका ने जो माफी मांगी वो मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बना है। वो तो अब जाके हुआ ना, जब वैक्सीन लगाई जा रही थी संजय, उसी वक्त बाबा रामदेव उसके खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे। ठीक बात। क्या उस पालतू फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने बाबा रामदेव का जिक्र किया अपने प्रोपेगेंडा फिल्म में? क्या मोदी सरकार ने कभी भी रामदेव को चेतावनी दी? वो रामदेव जो भागा भागा फिर रहा है सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हुए। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं, एक संस्था अगर अपनी बात रख रही है आलोचना के स्तर पर, तो वो साजिश कैसे हो सकती है? लिहाजा इस चार्जशीट में जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क, दिस इज अ इंस्टीट्यूशन विच इज, जिसका वजूद 1988 का है भाई। तो आप क्या बात कर रहे हैं? क्या वो आतंकवादी संस्था हो गई अब? ठीक बात है। असल में है क्या, मुझे लगता है कि आप या तो हमारे साथ हो या हमारे विरोध में हो। सरकार पूरी इस मानसिकता के साथ चल रही है। आपको राइट नहीं है, अगर हमारी कोई नीति गलत चल रही है, आप नोटबंदी पे सवाल उठा दोगे तो आप देश विरोधी हो जाओगे, आप जीएसटी पे सवाल उठा दोगे। अब वो बातें वो खुद ही नहीं करते हैं, नोटबंदी का जिक्र कहीं नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप सवाल उठा देंगे तो आप पाकिस्तानी हैं।
ये जो मानसिकता देश को एक इतने खतरनाक मोड़ पे ले आ रही है अवतार जी, क्या ये न्यूज क्लिक की जो हमले थे, जो छापे थे, ये उसी पर पार्टी का हिस्सा था? मुझे बताइए उसके अलावा और क्या हो सकता है संजय। देखिए, न्यूज क्लिक एक ऐसी संस्था है जो एक अरसे से वजूद में है, ठीक है। 2018 को मैं उनके साथ जुड़ा था, 2018 नवंबर दिसंबर में जाकर, और मैं उनके साथ कंट्रीब्यूटर था। मैं उनके लिए 2 कार्यक्रम किया करता था, बोल के लब आजाद है तेरे और न्यूज चक्र, जैसा कि आप जानते हैं। और मेरे जुड़ने के साथ, चूंकि मेरी अपनी एक फॉलोइंग है, न्यूज क्लिक का भी रुतबा बढ़ा। अब उनके करीब 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, और वो चर्चा में आने लगा, क्योंकि इस सरकार का एक हिस्सा है जो मुझे लगातार निशाने पर लेता रहता है। उससे पहले न्यूज क्लिक की कोई चर्चा नहीं, तो न्यूज क्लिक चर्चा में मेरे कार्यक्रमों की वजह से आया, और शायद टारगेट भी इसलिए किया गया, मगर मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। मैं आपसे 2 मुद्दों पर बात कर रहा हूं। मैं आपसे, जो आप फंडिंग की बात कर रहे हो, उसके मेरिट्स की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं चार्जशीट में जो वाहियात चीजें लिखी हुई हैं, कोरोना का भी अभी आपने जिक्र किया, जिसका मैंने आपको अभी भी जवाब दिया। चार्जशीट में और भी अजीब व गरीब चीजें हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आप बताइए, एक व्यक्ति, उनकी पार्टनर है गीता, वो कहती हैं, आप जानते हो अभिसार, प्रबीर के जेब में 250 रुपए नहीं होते। आपको लगता है वो बंदा दफ्तर में बैठ के करोड़ों रुपए दे रहा है टेररिस्ट को? ये कौन गवाह हैं जो हैं? इन पे क्या दबाव है, क्या है? मतलब कुछ भी कहना। भाई वो लेफ्टिस्ट है, मैंने मान लिया, वामपंथी है, मगर क्या वामपंथी होना गुनाह हो गया है? वही मैं कह रहा हूं, भाई वामपंथ दक्षिणपंथ ये दोनों विचारधाराएं हैं अपनी, और वो एग्जिस्ट करती है, रही हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, इनको तो प्रॉब्लम इससे है कि अगर आप कल को कह देंगे कि आप नेहरू के अनुयायी हैं, गांधी के अनुयायी हैं, तो इनका बस चलेगा तो वो आपको खत्म कर दें। लेकिन ये बस चलता नहीं है कि आप नेहरू और गांधी को खत्म नहीं कर पाते, उनके विचार को खत्म नहीं कर पाते, इसलिए गांधी के पुतले को बनाते हैं, फिर गोलियां चलाते हैं। एक विचारधारा पनपती रहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है कि गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत थी, प्रक्रिया गलत थी, क्या सरकार को शर्म आएगी? सरकार माफी मांगेगी कि एक पत्रकार को गलत तरीके से आपने नियमों का पालन ना करके गिरफ्तार किया, उसको इतने लंबे समय तक जेल में रखा, उसके परिवार को प्रताड़ना सहनी पड़ी? क्या आपको लगता है सरकार को माफी मांगनी चाहिए इसमें कि हाँ गलती हुई हमसे? नहीं, सरकार के पास एस्केप रूट क्या है, मैं आपको बताता हूं। सरकार कहेगा भाई मेरिट्स ऑफ द केस पे कुछ कहा नहीं, तो इसमें माफी वाली क्या बात है? हालांकि आपको आईना दिखाया गया है, जिस आदमी को आप आतंकवादी बता रहे हो उसे आप इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हो। और आपको क्या लगता है अदालतें इतनी संवेदनहीन नहीं है कि अगर कोई आतंकवादी हो तो उसे टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिहा कर दिया जाएगा? अदालतें भी देख रही है ना इस मामले में क्या हुआ है। सरकार माफी नहीं मांगने वाली है, मगर मैं आपसे कुछ और यहां पर कह रहा हूं। आप भीड़ खड़ी कर रहे हो लोगों के खिलाफ जो आपसे सवाल पूछते हैं, उसका मैं शिकार रहा हूं 2018 से लगातार, और उससे पहले भी। 2018 को तब हुआ जब मैंने चैनल छोड़ दिया था। तब मैं जानता था कि मैं अपनी आवाज एक मुख्य धारा के न्यूज चैनल में नहीं कह सकता, मगर जब मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहने शुरू मैंने किया, या फेसबुक पर मैंने अपनी बात कहनी शुरू की, उसमें भी तुम्हें आपत्ति? यानी कि एक तरफ तो आप ये बताते हो साहब यूट्यूबर है। अरे भाई, अगर यूट्यूबर है, अगर तुम इतना जलील करते हो यूट्यूबर कह के, तो तुम्हें मेरी आवाज से इतनी तकलीफ क्यों? एक यूट्यूबर पत्रकार से इतनी तकलीफ क्यों भाई? छोड़ दो उसको, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं करा, बोलने दो उसको। लेकिन आपको क्या लगता है तकलीफें क्यों हैं? कारण क्या? अभिसार शर्मा के बोलने से सरकार को इतनी मिर्ची या भक्तों को इतनी मिर्ची लगती क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपने देखा मीडिया की क्या हालत है संजय, आपने देखा मीडिया की क्या हालत है। आपने देखा क्या सवालात किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में। आप रिलैक्स कैसे होते हैं? आप में ऊर्जा कहां से आती है? हाँ, प्रधानमंत्री को एक नहीं 2-2 बार रुलाया गया है। मतलब आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हो भाई? ये आपका मीडिया है क्या? आपका मीडिया ये सवाल पूछ रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले में प्रधानमंत्री ने प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में क्यों वोट मांगा? क्या यह सवाल पूछा गया कि गौड़ा साहब थे जिला अध्यक्ष हासन के, उन्होंने चेतावनी दी थी इस आदमी को टिकट ना दिया जाए, फिर भी टिकट क्यों दिया गया? क्या सवाल पूछा गया कि आप फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो गए ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उसके बेटे को टिकट क्यों दिया गया? क्या यह सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री से कि आप बार बार बलात्कारी राम रहीम को क्यों पैरोल देते हैं? ये कौन सी सोच है भाजपा की? अरे ये तमाम सवाल पूछे जाने चाहिए ना, ये सवाल नहीं पूछते आप।
क्या यह सवाल पूछा गया कि गुप्त चुनावी चंदा आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है? क्या यह सवाल पूछा गया कि क्विड प्रो क्यो, इस हाथ ले उस हाथ दे, साफ तौर पर दिखाई देता है? ऐसे कैसे होता है कि एक लॉटरी किंग जिसने करोड़ों रुपए दिए गुप्त चुनावी चंदे में, उसका बेटा भाजपा ज्वाइन कर लेता है? ऐसे कैसे होता है कि जिस पर आपने दबिश डाली उसका मालिक अब तक जेल के अंदर नहीं है? ऐसा कैसे होता है जब CAG ने अपनी रिपोर्ट में मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बाकायदा प्रतिकूल टिप्पणी की है, एडवर्स रिमार्क्स दिए हैं, फिर भी आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं? उल्टा नितिन गडकरी संसद में खड़े होकर उसकी तारीफ करते हैं। सिलक्यारा टनल्स में हमारे मजदूर फंस जाते हैं, मगर जो कंपनी सिलक्यारा टनल्स बनाती है, क्या कार्रवाई की आपने? यह सवाल पूछने चाहिए ना प्रधानमंत्री से। यह सवाल अभिसार शर्मा पूछेगा, यह सवाल अभिसार पूछेगा, और इसलिए प्रॉब्लम इनको अभिसार शर्मा से। लेकिन आपको क्या लगता है अभिसार, देखते देखते आपके सब्सक्राइबर 55-60 लाख होने जा रहे हैं, अकेली एक ताकत खड़ी हुई और फिर उसके साथ देश का इतना बड़ा कुनबा जुड़ गया, आपके शो लाखों देखे जाते हैं, करोड़ों देखे जाते हैं। इसका मतलब देश का जनमानस है, देश का आम आदमी है, वो तो जानता है कि अभिसार सच बोल रहे हैं, अभिसार सच का साथ दे रहे हैं। तो ये चीजें आपको अंदर से ताकत देती हैं। ऑब्वियसली देती हैं। आपने क्या क्या नहीं किया बताइए ना। आपने 14 करोड़ की टैक्स चोरी का मेरे पे केस किया, मुझे भूल जाइए, आपने मेरी पत्नी को टारगेट किया। आप मेरी पत्नी को खत्म कर देना चाहते थे, उसका करियर खत्म करना चाहते थे। हम लड़े और वो केस जीत गए संजय, आप जानते हो। फर्क ये है कि मैं उसको लेके हल्ला नहीं करता हूं, यार देखो मेरे खिलाफ इनकम टैक्स केस कर दिया, नहीं। मेरा मकसद है कि मैं वो केस लड़ूं और जीत जाऊं। ईडी ने 12 घंटे मुझे रगड़ा, क्या मिला उसमें? आज तक चार्जशीट नहीं है। तुमने लगातार मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, क्या साबित कर पाए तुम लगातार करते गए। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट संजय भाई, आप भी जानते हो, आप मुझे एक लगातार अरसे तक मुझे कहते रहे, अभिसार आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं शुरू करते? आप जानते हो मैंने कब शुरू किया? 2022 में, यानी कि न्यूज क्लिक से जुड़े रहने के 4 साल बाद, और वो भी तब जब मुझे संजय रोहिणी कहता अभी तुम क्यों नहीं शुरू कर रहे? और आप जानते हो मैंने क्यों शुरू किया? मैंने देखा कि इन्होंने मेरे एक प्लेटफॉर्म पर दबिश डाली, HW न्यूज, आज वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया है संजय। उस पर इतने इनकम टैक्स के केसेस ठोके इन्होंने, वो बंद हो गया। फिर मैंने देखा न्यूज क्लिक पर रेड पड़ी। मैंने कब अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म शुरू किया? जब मैंने देखा ईडी का रेड पड़ गया। उसके भी 1 साल बाद शुरू किया संजय, और वो भी शायद आप जैसे पत्रकार मित्र जो हैं वो धक्का देते रहे मुझे, तब जाके शुरू किया। तो ये जो मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अपना शुरू किया है, वो भी इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता था मेरा प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरा वजूद खतरे में है। हर जगह देख रहा था मेरा वजूद खतरे में है। जहां काम कर रहे हैं आप, वहीं छापे, वहीं ईडी, वहीं इनकम टैक्स, मतलब आपको कहीं काम भी ना करने दिया जाए, मतलब साजिश इतनी कि काम ना कर पाया अभिसार। ये कैसा लोकतंत्र बन रहा है हमारे देश को, कहां ले जा रहे हैं? लगता है सर जी, इसकी सीमा कहां खत्म होगी? डेमोक्रेसी इसी तरह खत्म हो जाएगी? मैं एक आशावादी हूं संजय, मैं एक आशावादी हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पहले के मुकाबले अब ज्यादा लोग इसे होता हुआ देख रहे हैं। मगर हो क्या रहा है कि सिस्टम पूरी तरह से नतमस्तक है सत्ता पक्ष के सामने। ऊपर से आपने 10 सालों में जो बहुत ही चालाकी से प्रोपेगेंडा चलाया, जिसमें आपने विपक्ष को खलनायक, संजय, अभिसार, रवीश, इन सबको खलनायक के तौर पर पेश किया, उन्हें मजाक के तौर पर पेश किया। आप बताइए ना, एक विपक्ष का नेता देश को जो है उत्तर से दक्षिण और फिर पूरब से पश्चिम तक यात्राएं कर जाता है, उसका कहीं शोर नहीं मुख्यधारा की मीडिया में। विपक्ष का एक नेता ये सब कर रहा है, मगर विपक्ष को फिर भी खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। जनता ब्रेन वॉश्ड है। जनता को बार बार बताया जाता है हिंदू खतरे में है, अगर हम चले गए राज से तो मुगल आ जाएंगे, और लोग बहुत गंभीरता से इसमें विश्वास करते हैं। तो इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं जानता हूं ये कब होगा, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो तमाम दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने दर्शकों से ये पूछना चाहता हूं, आपके दर्शकों से ये पूछना चाहता हूं कि अगर एक तंत्र अपनी बात रखने के लिए झूठ का इस्तेमाल करे, नफरत का इस्तेमाल करे, क्या प्रधानमंत्री के भाषणों में जिसमें वो मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं और फिर उसी पे पलट जाते हैं, मतलब क्या हो रहा है? और झूठ बोलना,
कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो नहीं है उसको लेकर आप झूठ बोल रहे हो, लगातार बोल रहे हो। तो क्या झूठ राजनीति का हिस्सा हो सकती है? क्या वो नफरत और झूठ आपकी नसों में होनी चाहिए? क्या ये आपका भला कर सकते हैं? सो मुझे ऐसा लगता है कि जनता को यह सोचना पड़ेगा कि क्या झूठ और नफरत आपके वजूद का हिस्सा होंगे, आपका अस्तित्व होंगे? ये सवाल तो पूछा जाएगा भाई। लेकिन अफसर भाई आप ये देखिए, आपने तो तमाम देश के बड़े बड़े चैनलों में काम किया, आप जानते हैं कि वहां पे इस समय लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। मेन जो खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो नहीं देख रहे, लेकिन वो उनके जो एंकर जब सोशल मीडिया पे आए, यूट्यूब पर आए, बड़े बड़े लोग तिहाड़ जेल से यात्रा करके आए लोग, उनके शो को 10,000 50,000 लोग देख रहे हैं। आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, ध्रुव राठी को देख रहे हैं, रवीश को देख रहे हैं। तो आप ये तो देख रहे होंगे कि जो तंत्र है, जो भीड़ है, जो जनता है, जो आम आदमी है, वो उनकी जगह आप लोगों के चैनल पे आ रहा है। इसका मतलब देश का आम आदमी आप लोगों पे ज्यादा भरोसा कर रहा है। तो ये बात क्या सरकार को डरा रही है कि यह देश, हम कितना ही गोदी मीडिया पे चिल्लाते रहे, पूछते रहे कि प्रधानमंत्री जी आप थकते क्यों नहीं है, आप बटुआ नहीं रखते, आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, लेकिन उन चैनलों पे नहीं आ रहे लोग। आम लोग जो हैं वो तो लाखों करोड़ों व्यू यूट्यूब पे छुपता नहीं है कि किसके कितने व्यू आए हैं। तो ये इसका मतलब लाखों करोड़ों व्यू आपके आ जाना, इसका मतलब ये है कि देश का आम आदमी वो अवसार को पसंद कर रहा है, वो ध्रुव राठी को पसंद कर रहा है, वो रवीश को पसंद कर रहा है। ये संकेत तो है ही है ना, बदलाव का संकेत तो है ही है ना संजय। यही वजह तो है कि ब्रॉडकास्ट बिल लाया जाता है, यही वजह है तो कि न्याय संहिता में बदलाव किया जा रहा है, कि तमाम फैक्ट्स हैं। ये डर बता रहा है सरकार का। सबसे बड़ी बात मेरा तो हमेशा से मानना रहा है, निंदक नीरे राखिए। मैं 2014 से पहले, मुझे याद है, कांग्रेस सरकार की बखिया उधेड़ता था, अच्छे से उधेड़ता था। और मैं नहीं भूला हूं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त मालदीव्स गए थे, तो उनके साथ जो पत्रकारों का गुट गया था, मैं उसमें गया था। प्रधानमंत्री के जो सलाहकार थे हरीश खरे ने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। अरे भाई, हमारे आलोचक यहां कैसे पहुंच गए? अब आप सोचिए। खैर, अब तो प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ पत्रकारों को ही नहीं ले जाते, और उसको भी लेकर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिसके बारे में बताऊंगा। मगर मुझे बताइए, आज की तारीख में प्रधानमंत्री के साथ तो जाना दूर, मेरे जैसा पत्रकार जो सत्ता की आलोचना करता है, वो फॉरेन ट्रिप पर नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री अगर वो किसी चैनल में काम कर रहा हो, वो चैनल में ही नहीं काम कर सकता। आप मुझे बताइए ना, एक पत्रकार बताइए पूरे मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स में जो सत्ता से सवाल करता हो। एक आध को आप छोड़ दें, एक आध, मुश्किल से एक, मगर सारे वैसे। मगर पहले 2014 से पहले मैं सरकार को कटघरे में रखता था। मेरे एक अंदाजे बयां आप भी जानते, मेरे दर्शक भी जानते, और उसी अंदाजे बयां में अपने सवाल भी रखता हूं। मगर उन्होंने हंसकर मुझसे बात की। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मुझे याद है, मैं 2014 से पहले कपिल सिब्बल का इंटरव्यू करने गया था। अच्छा, आपको याद है कपिल सिब्बल उस वक्त आलोचना का सामना कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं जाऊंगा और कपिल सिब्बल से बहुत घुसते ही वो उनका एक कड़वाहट सी आएगी। मुझे ताज्जुब हुआ, वो कहते हैं यार मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने कहा मगर मैं तो आपकी सरकार का बहुत जबरदस्त आलोचक हूं, और मैं तो आप लोगों की काफी बैंड बजाता हूं शब्द का। तो कहता वो सब ठीक है। तो ये मैच्योरिटी थी उस वक्त के नेताओं में। ठीक बात। अरे आज नेताओं तो बहुत दूर की बात है, इनकी जो छोटे भैया प्रवक्ता है वो सवालों का सामना नहीं करते हैं। वो कौन कलमाड़ी का चमचा, वो शहजाद पूनावाला या वो बेहोश मिश्रा, ये लोग पानी पी पीकर गाली दिया करते थे मोदी जी को, गंदे गंदी बातें करते थे। आज वो भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं। सही बात है ये। अवसरवादिता साफ तौर पर। अरे भाई, आलोचना का सामना करो ना, और संवाद बनाओ। हमारी आलोचना से आप बेहतर ही बनोगे। उन तिहाड़ियों के, गुल्लुओं के या पापा की परुओं की तारीफ से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवतार जी। एक आखिरी सवाल, आज का फैसला क्या पत्रकारिता की दिशा में एक सकारात्मक लो जलाता है, हिम्मत देता है कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम ऐसे झूठ का पर्दाफाश तो हुआ? आपको क्या लगता है? मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिसे कहते हैं थोड़ी हिम्मत दिखाई है, क्योंकि प्रबीर पुरकायस्थ को बेल पर रिहा करना एक आसान काम नहीं था। खासतौर से अगर आपने उस चार्जशीट पर गौर किया, मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें संजय भाई, तो उस
चार्जशीट के ऊपर स्क्रोल और न्यूज लॉन्ड्री ने बेहतरीन आर्टिकल लिखे हैं। अब वो चार्जशीट में जो बातें कही गई हैं संजय, उस पर मैं भी टिप्पणी कर सकता हूं, मगर मैं स्क्रोल और न्यूज लॉन्ड्री के आधार पर 2-3 चीजें कहना चाहता हूं जिस पर आप गौर कीजिएगा। देखिए, मसलन इसमें लिखा हुआ है कि भाई भारत के खिलाफ ईमेल पर कॉन्स्पिरेसी रची गई। यह कहा गया कि वामपंथियों का गठजोड़ बनाया जाए। सबसे बड़ी बात, भारत इतना महान देश है, आपको लगता है ईमेल पर साजिशें रच के देश जो है वो बिखर जाएगा? और वामपंथियों का गठजोड़, हमने जो कहा वामपंथ जो है वो कब से एक अपराध हो गया भाई जैसे दक्षिणपंथ है वैसे वामपंथ है। अरे भाई, सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने जिन्ना के साथ सिंध और बंगाल में सरकार बनाई, हम उन्हें देशद्रोही नहीं कहते। जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा में नहीं था, उन्हें तो देशद्रोही नहीं कहा जाता ना। जिन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, उन्हें तो हम देशद्रोही नहीं कहते। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो अगर कोई वामपंथियों का गठजोड़ बना रहा है, जिस ईमेल का जिक्र किया जा रहा है, तो कहां से देशद्रोह हो गया? इसके अलावा एक और चीज का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं। एक और आरोप लगाया जा रहा है इसमें कि भाई अरुणाचल और कश्मीर को भारत का हिस्सा न दिखाने की साजिश मानचित्रों के जरिए, यह चार्जशीट का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात, क्या मुझे कोई आप एक कार्यक्रम बता सकते हैं न्यूज क्लिक का जिसमें अरुणाचल कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताया गया है? संजय, आप जानते हैं मैप्स को लेकर आप और हम कितने सेंसिटिव है। गलती से हमारे शो में कुछ गलत मैप चला जाए तो साहब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि हे भगवान क्या चला गया। मैप्स को लेकर हम इतने सेंसिटिव है, मैं अपने कार्यक्रम में मैप का भी इस्तेमाल नहीं करता हूं। सबसे बड़ी बात, ये जो दावा किया जा रहा है कि कश्मीर और अरुणाचल को भारत का हिस्सा न बताया जाए, ये न्यूज क्लिक के किस कार्यक्रम में भाई बताइए? और सबसे बड़ी बात, अगर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाना था तो उस व्यक्ति के जरिए चलाना था ना जो सबसे ज्यादा देखा जाता है। बता दीजिए मेरा एक भी कार्यक्रम जो चाइना के पक्ष में है, जो भारत विरोधी है। मगर अगर मेरे प्रधानमंत्री चाइना के मेरे 21 जवानों की शहादत पर खामोश रहेंगे और कहेंगे ना कोई आया है ना कोई बुलाया गया है, और आज तक अपने मुंह से चाइना का नाम नहीं लेते हैं, तो मैं सवाल करूंगा ना। मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि सर 2013-14 में आप ही थे जिन्होंने कहा था लाल आंख दिखाओ, कहा था ना आपने, फिर क्या हुआ उसका साथ? तो ये सवाल किए जाएंगे। चार्जशीट आप पढ़ो ना, मनोहर कहानियां दिखाई देती हैं संजय। अरे कोविड वैक्सीन के खिलाफ, देश के खिलाफ साजिश। भाई आप एक वैक्सीन लगा रहे हो और उसका हम परिणाम देख रहे हैं। एस्ट्राजेनेका ने मान रहा है वो, लोग खड़े खड़े हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अरे ये फैक्ट है ना भाई, कोई सवाल भी ना उठाए। 1988 की एक साइंस संस्था वो एंटी नेशनल हो गई। क्या कहना चाह रहे हैं आप क्या बेतुकी सोच जनता में भरना चाहते हैं? पर्दाफाश हो ही गया। और बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई अवसार जी इस लड़ाई की पहली जीत की। और मुझे यकीन है कि ये जीत आखिर अंततः आपको हासिल होनी ही है। धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए। थैंक यू अवसार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई आपका भी। तो ये अवसार शर्मा, आपने देखा एक बहादुर पत्रकार जो परिवार को दांव पे लगाकर, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर सच बोलता है आपके लिए। आपकी भी ड्यूटी है कि ऐसे पत्रकारों का हौसला बढ़ाए, ऐसे पत्रकारों को हिम्मत दें। कमेंट करिए, उनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि सच की लड़ाई में आपका साथ भी जरूरी है। मुझे बताइएगा जरूर ये बातचीत आपको कैसे लगी। शुक्रिया। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।